नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय शर्मा और मैं जयंती भाई। ठीक है, जानते ही हैं आप लोग, हम दोनों पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। एक ज़रूरी सूचना आपको देनी है, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। 1 मिनट के अंदर इसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर आप बाकी वीडियो आगे उसका देखिएगा। कि बहुत बार ऐसा होता है कि कभी जयंती भाई बाहर रहते हैं तो मैं यहाँ रायपुर में हूँ, तो मैं फिर उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन को करता हूँ जो इनके लिए बुक रहते हैं, या कभी मेरे लिए बुक है कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए और मैं किसी कारण से रायपुर से बाहर हूँ, तो जयंती भाई इस सेशन को लेते हैं। इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि इनसे कराएं कि इनसे कराएं, तो हम आपसे कह दें कि हम दोनों एक साथ ये काम बरसों बरस से कर रहे हैं और कई सालों की हम लोगों की साधना एक साथ है। हम दोनों ही एक साथ साधना करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे कराता है। ठीक है मित्रों, तो ये वीडियो जरूरी सूचना आपको देने के लिए इतने दूर के लिए है, बाकी आप वीडियो का आनंद लीजिए। मित्रों, जोरदार बात ये हुई है कि इन्होंने एक एनिमल किंगडम का भी कुछ हिस्सा झांका और अपने आप को एक टाइग्रेस यानी शेरनी के रूप में इन्होंने अपने आप को देखा। अपने शरीर को महसूस करें, कौन है आप? टाइगर, विदाउट अ डाउट। मुझे मेरे पग मार्क्स दिख रहे हैं जो मैं छोड़ती जा रही हूँ। तो आप शेर के रूप में पहुंच के आपको कुछ अजीब नहीं लगा? क्या हो रहा है? आप टाइग्रेस हैं, आपने बताया कि आपके बच्चे हैं? मेरे 3 हैं, छोटे छोटे हैं। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच के जो जंगल हैं वहाँ ये इनका वो शेर वाला जीवन था, उसमें इन्होंने वो जीवन बिताया था। एक जो घटना इनको उस समय बहुत दुखी कर रही थी और इनको काफ़ी आंसू निकल रहे थे उस घटना की वजह से भी। तो उस समय ये पैदा हुए थे वियतनाम में। मम्मी पापा से कभी मुलाकात नहीं? 6 साल की उम्र में मम्मी पापा आपको छोड़ के गए। भाई को भी छोड़ दिए थे? नहीं, भाई को भी लेके गए, मुझे छोड़ दिया। अच्छा, क्यों छोड़ा? इन्होंने अपने आप को देखा कि ऊटी में रह रही है, पढ़ रही है वहाँ पे ऊटी में, और फिर इन्होंने देखा कि एक साउथ इंडियन लड़के से आपकी शादी हो गई। ये साधक भी थी ना, साउथ इंडिया में जाके इन्होंने ध्यान साधनाएं की है। और इनके गुरु कौन थे? श्री श्री रविशंकर जी महाराज इनके गुरु थे पास्ट लाइफ में। इस जीवन में भी वही गुरु हो गए हैं। आज भी आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ गई हैं। मन में कहीं बहुत थोड़ा सा है, पर आपको इतनी समझ नहीं है उस चीज की, या विश्वास भी नहीं कि पता नहीं क्या है। पर जिस क्लैरिटी के साथ मुझे वो मिला कि अच्छा भी ये पर्पस है, तो जैसे ही पर्पस समझ में आया तो अब आपको क्लैरिटी मिल गई, और वो ये कि जीवन में समझ में आने लग गई कि कोई चीज क्यों हो रही है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारे साथ गेस्ट हैं, वैसे तो जयपुर से हैं और अभी फ़िलहाल रायपुर में हैं। तो इन्होंने, ये खुद हीलर हैं, कुछ उनका अलग अलग तरह की हीलिंग और स्पिरिचुअल एक्टिविटी में उनका योगदान रहा है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए भी आई थी। कुछ सवाल थे और उसमें से कुछ के बारे में उन्हें खुद को पता था, बस उसकी पुष्टि करना चाह रहे थे, उसको कंफर्म करना चाह रहे थे, इसके लिए आई थी। तो वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और पहले तो ये बताओ कि कैसा लगा, ये कितनी देर का सेशन है लगा आपको? मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ 2 से 3 घंटे का 3 घंटे का सेशन था। हाँ। लेकिन वो अनुभव कैसा हुआ, ये बताओ ना। अनुभव तो बहुत अच्छा था। मतलब पूरा प्रोसेस जिस तरीके से गए, और जैसे होता है ना कि एक कई बार होता है कि एक बेसिक डर होता है इंसान को कि अच्छा मैं ये करने वाला हूँ तो मुझे पता नहीं कैसा फील होगा। तो वहाँ पास्ट लाइफ में जाने से पहले एक जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट जो पूरा आपने क्रिएट किया वहाँ से जाने, तो वहाँ से आपको सेफ्टी फील होने लगती है। फिर उसके बाद मतलब पूरा पास्ट में जाना देखना तो बहुत ही खूबसूरत अनुभव था। अभी इस समय लगभग 6 बज रहे हैं शाम को, और हम लोगों ने कितने बजे शुरू किया था, और टोटल आपको जो फील हुआ था अंदर समय का वो क्या था? ठीक है, तर्क लगा के तो हो सकता है कि 1-2 घंटा हो गया करके पता चलता है अंदाजे से, लेकिन जो फील हुआ वो कितने समय का फील हुआ? मतलब कितना समय बीता फील हुआ जब जागे और सोए उसमें? मुझे ऐसा लगा कि 1 घंटे के आसपास अधिकतम। और लगभग 4 घंटे। बाप रे 4 घंटे, बाप रे, है ना? तो 4 घंटे का सेशन यूं बीत गया।
मित्रों, जोरदार बात ये हुई है कि इन्होंने एक एनिमल किंगडम का भी कुछ हिस्सा झांका और अपने आप को एक टाइग्रेस यानी शेरनी के रूप में इन्होंने अपने आप को देखा। शेरनी पूरा उसके साथ ना मजबूती के साथ, जो शेर जो जंगल में जैसा होना चाहिए शेर को, उस तरह का वो मजबूत शेरनी के रूप में अपने आप को इन्होंने देखा। अच्छा, आमतौर पे ना हम लोगों को बोलते हैं कि आप उस जीवन में जाओ जहाँ पर आप मनुष्य थे, पास्ट लाइफ में मनुष्य थे, उस जीवन में जाओ। और मनुष्य जीवन में लोग जाते हैं और देख के आते हैं। आप ये, चूंकि हम लोगों ने कुछ सवाल ऐसा रखा था कि जहाँ इसका आंसर हो वहाँ जाना है आपको, उसका आंसर ढूंढने के लिए। तो आप शेर के रूप में पहुंच के आपको कुछ अजीब नहीं लगा? क्या ये क्या हो रहा है? हाँ, मतलब जब आपने पहली बार मुझसे पूछा कि अच्छा आपने देखो, आपके हाथ पैर देखो क्या है, तो एक बार में वैसे क्लैरिटी भी आई नहीं। ठीक है, इंसान के हाथ फिर मैं कभी देख रही हूँ कि कभी शायद बकरी के हाथ है, कभी शायद किसी और जानवर के हाथ है, कभी बंदर के हाथ है, तो वो क्लियर होने में भी टाइम लगा। मैंने ये क्या अजीब वो चल रहा है। हाँ, वो आपके कई पास्ट लाइफ होंगे ना, आपने अलग अलग, चूंकि जानवर का शरीर था वो, तो आपको वो जानवर का शरीर होने के कारण वो मेमोरीज भी क्लिक कर गई कि आप कभी उस तरह के भी जीव थे। फिर जब फाइनल हुआ तो क्या पाया आपने? फिर मेरे को समझ में आया कि अरे ये तो मतलब एकदम ऐसे शेर के हाथ हैं, शेर के पंजे हैं। मतलब फिर मुझे पूरा अपना रंग दिख रहा है, अपने आसपास का जंगल। फिर ऐसा होता है ना कि देन एवरीथिंग स्टार्टेड मेकिंग सेंस। हाँ, और ना इन्होंने अपने जो पग चिन्ह बोलते हैं ना, पद चिन्ह, वो मार्क्स भी देखे इन्होंने अपने पैरों के, और कंफर्म कर लिया कि भाई अब शेर का ही देख रहे हैं। शेरनी के रूप में इन्होंने देखा। एक गांव को देखा, और उस गांव के आसपास के जंगल में इनका रहना होता था, और अकेले ही घूमना है, शिकार करना है। अपने शरीर को महसूस करें, कौन है आप? टाइगर, विदाउट अ डाउट। मुझे मेरे पग मार्क्स दिख रहे हैं जो मैं छोड़ती जा रही हूँ। अच्छा, आप टाइगर हैं, ठीक है। फीमेल टाइगर। फीमेल हैं, राइट। यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा जंगल है, घूम रही हूँ अपने जंगल में। अच्छा, जंगल में घूम रहे हैं, गुड। तो कोई किसी शिकार का चक्कर है, या ऐसे ही अभी फिलहाल कोई शिकार की जरूरत नहीं, घूम रहे हैं ऐसे ही? मतलब दोपहर का टाइम है। अच्छा, तो बस निकली हुई हूँ, घूमने निकली, टहल रही हूँ, बस टहल रहे। अच्छा, आपने बताया कि सामने एक गांव भी दिख रहा है आपको। ये गांव में आपका कुछ कभी कोई जानवर वानवर पकड़ने आ जाते हैं, या ऐसे ही घूम के निकल जाते हैं यहाँ से? कभी कभार पकड़ लेते, जैसे मवेशी हो गए, कभी कभार पकड़ लिया, पर बहुत कम। बहुत कम, राइट। तो अभी आपका कोई इरादा है उस गांव में घुसने का, या नहीं निकलना? नहीं, मतलब वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। आप टाइग्रेस हैं, आपने बताया। क्या आपके बच्चे हैं? मेरे 3 हैं। 3 हैं, कब? छोटे छोटे हैं। अच्छा, कहाँ हैं वो? अभी आपके साथ हैं या कहीं छोड़ के आए हो? नहीं, वो अपनी गुफा में आराम कर रहे हैं, अपनी जगह पे हैं। अच्छा अच्छा, उनको छोड़ के आप आई हैं, राइट, ठीक है। आपने कहा कि आप टाइग्रेस हैं, अपने शरीर के बारे में बताएं थोड़ा सा। आपका शरीर मजबूत है, हष्ट पुष्ट है, कैसा है? मजबूत शरीर, बहुत खूबसूरत है एकदम। अच्छा, हष्ट पुष्ट है, अच्छे बाल हैं, अच्छा मतलब फर है, अच्छे नाखून हैं, और अच्छा बिल्ट है। मतलब हेल्दी जो होता है ना, बहुत अच्छा हेल्दी बिल्ट है। अच्छा, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच के जो जंगल हैं, वहाँ ये इनका वो शेर वाला जीवन था, उसमें इन्होंने वो जीवन बिताया था। बारे में मुझे बताओ, ये कहाँ का जंगल लग रहा है आपको? काना किसली का जंगल है मध्य प्रदेश में, जो महाराष्ट्र से पास भी है। मतलब मुझे 2 जंगल इस याद आ रहे हैं, महाराष्ट्र और एमपी में, और जो मुझे लगता है कि वो कभी एक जंगल हुआ करता था, एक बड़ा। तो जैसे एक ताड़ोबा हो गया जो महाराष्ट्र में है, और एक काना किसली हो गया। जो हम लोग हिंदी में बात करते हैं, एक शब्द है सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस। हाँ, बिल्कुल। जो सह अस्तित्व था कि मनुष्य और पशु जगत में एक तालमेल था। पहले ये तालमेल हुआ करता था। अब लोग स्वार्थी होते गए, अपने स्वार्थ में अंधे होते गए, तो बात अलग है कि फिर वो मैं मेरा बस इस पे लग गए। लेकिन एक समय था जब लोग
सह अस्तित्व को मानते थे। तो इसलिए अगर वहाँ शेर है तो आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं, और अगर वहाँ आदमी है तो शेर को कोई तकलीफ नहीं। इन्होंने वो भावना को महसूस किया, उसको फील किया। इन्हें आदमी दिख रहा है। अच्छा, वो मराठी व्यक्ति है ना, मराठी उस तरह की पगड़ी वगड़ी लगा के, मूंछे ऊंचे मोटी मूंछे हैं उसकी और इन्होंने देखा कि एक आदमी खड़ा है, उस गांव है सामने, ये सब देख रही हैं, लेकिन इनको चलता है, ऐसा था। ठीक है, आदमी है तो है, ठीक है, ऐसा माने इनको कोई ऐसा डर नहीं कि आदमी आ गया भाई ये यहाँ से हटें, या क्या इस आदमी को खा लें, खाने के लायक है पेट तो भर ही जाता लेकिन ऐसा भाव भी नहीं आया ना, ऐसा भाव भी नहीं आया कि आदमी को खा जाए, मार लें, ऐसा कुछ भाव नहीं था इनको। और इन्होंने महसूस किया, जो हमने उनसे बातचीत की, महसूस ये हुआ कि इनके मन में ये था कि ठीक है, आदमी है, वो भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, हमें किसी से कोई अड़चन नहीं है। अच्छा, गांव वालों के साथ आपका संबंध कैसा है? वो लोग आपसे नाराज रहते हैं या नॉर्मल है सब कुछ? नॉर्मल है, मेरे जैसे होता है ना कि मैं तुमको परेशान नहीं कर रही, तुम मुझे परेशान नहीं कर रहे। अच्छा। एक दूसरे की स्पेस को समझते हैं, लिमिटेशन को समझते हैं और दायरे को भी समझते हैं। ठीक है। कभी मवेशी पकड़ लिया तो वो लोग नाराज होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते नाराज। नहीं होते, उनको पता है भाई टाइग्रेस है तो ले ही जाएगी किसी। हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, मतलब वो करने देते हैं। अच्छा, ठीक है। इन लोगों के चेहरों को देखो, जो आसपास गांव में रहते होंगे आसपास लोग, जरा देखो इनको ध्यान से। इन लोगों को देखो और बताओ ये इंडियंस हैं? हाँ, इंडियन लोग हैं, राइट। ठीक है। इनके कपड़े देख के आपको लगता है कि ये इंडियन लोग हैं? हाँ, क्या साड़ी वाड़ी टाइप की चीजें पहनी है उन्होंने? साड़ी, जैसे मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसकी मूछें हैं। हाँ, और पगड़ी पहन रखी है। पगड़ी भी वो जो टिपिकल पुराने टाइम पे वो मराठाओं की कैसी पगड़ी होती थी। अच्छा, मराठा पगड़ी है, वैसी पगड़ी है, सफेद धोती कुर्ता है, हाथ में लाठी जैसी है। अच्छा, गुड। और फिर इसके बाद जो है 3 बच्चे इनके थे छोटे, कब जो छोटे आपके थे, है ना? तो वो छोटे बच्चे थे, शावक जिसको कहते हैं ना, शिशु शावक। 3 बच्चों को लेके इन्होंने उस जंगल में काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी इनको घूमना पड़ा। एक जो घटना इनको उस समय बहुत दुखी कर रही थी और इनको काफ़ी आंसू निकल रहे थे उस घटना की वजह से भी, कि जंगल को कुछ लोगों ने आग लगा दी थी। जंगल में आग लगाने के कारण इनको बहुत बुरा लग रहा था। ये अपने 3 जो शावक थे इनके साथ उनको लेके उधर महाराष्ट्र की ओर वाले जंगल में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन इनको बहुत बुरा लग रहा था कि जंगल को आग लगाने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा इनको लग रहा था। और इनसे हमने पूछा कि जंगल में आग तो ऐसे भी लग सकती है, तो उस पर दुखी होते हो? तो बोले नहीं, अगर ऐसे लगती है तो वो बात अलग होती है, लेकिन आदमी को जब लगाते देखो तो बुरा लगता है। और न सिर्फ इन्हें बुरा लगा, बल्कि वो जो व्यक्ति था जो मोटी मूछ वाला, जो पगड़ी लगा के गांव में रहता था, वो व्यक्ति भी बहुत दुखी था। ये उस व्यक्ति को देख के महसूस कर रही थी कि जंगल की आग देख के वो व्यक्ति भी दुखी हुआ कि क्यों इसको आग लगाया गया करके। तो इस तरह से ये जो कोएग्जिस्टेंस है ना, सह अस्तित्व, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण था। अगर कि मैं बहुत तेज भाग रही हूँ। अच्छा, भाग रही हो? क्यों भाग रही हो? मतलब अपने आप को और बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि शायद किसी इंसान ने जंगल में आग लगा दी है। अच्छा, बच्चे थोड़े बड़े हैं कि वही साइज है? थोड़े से बड़े हैं, ज़्यादा नहीं। भाग पा रहे हैं आपके साथ? कोशिश कर रहे हैं पूरी। अच्छा, जंगल में आग लगी हुई है इसलिए भाग रहे हैं। ठीक है, आगे देखें क्या हुआ इसका। आग से बच पाए आप लोग? निकल गए बाहर? हाँ, मतलब थैंकफुली निकल गए। निकल के क्या दूसरे जंगल में गए या दूसरे इलाके में गए या कहीं किसी गांव में चले गए? दूसरे जंगल में चले गए। दूसरे जंगल में चले गए, राइट। ठीक है। क्या महत्वपूर्ण घटना घट रही है? क्या महत्वपूर्ण है? मुझे ये दिख रहा है, एक तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरा जंगल पूरा जल गया, और मैं उसको देख देख के अभी भी रो रही हूँ बहुत ज़्यादा। पर उसके साथ साथ में मुझे एक इंसान भी दिखाई दे रहा है जो उतना ही दुखी है जितना मैं दुखी हूँ, क्योंकि वो भी जंगल से उतना ही जुड़ा हुआ है या जानवरों से उतना ही जुड़ा हुआ है, और हम दोनों दूर से एक दूसरे को देख पा रहे हैं। दोनों बहुत दुखी हैं और दोनों एक दूसरे से डर नहीं रहे, मतलब एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं।
और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये जो भी हुआ वो क्यों हुआ, उसका कारण क्या था। अच्छा, ये आग लगाई गई थी इसलिए बुरा लगा। हाँ। अगर अपने आप लगती तो बुरा लगता? शायद उतना नहीं लगता। ठीक है। हाँ। मतलब जैसे मैं जिस जंगल गई हूँ वो नया जंगल है, हाँ। पर बहुत ही इंक्लूसिव है। यानी मतलब मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं किसी दूसरी जगह आ गई या यहाँ के एनिमल्स मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब मुझे फील हो रहा है कि बहुत इजीली एक्सेप्ट करेंगे, बट पीछे मैं अपना जंगल जलते हुए देख रही हूँ। ठीक है। और एक दूसरे जंगल में प्रवेश। अच्छा, लास्ट में क्या हुआ था? क्या वो जंगल आप लौटी या फिर आपने जंगल ही बदल दिया? लास्ट में क्या हुआ? लौटी मैं उस जंगल में वापस। लौटे माने आग बुझी। ठीक है। और फिर ये भी था कि जब शरीर छूटा शेरनी वाला, तो शरीर तो अब कमज़ोर हो जाता है, बीमार मरने वाला शरीर तो वैसे ही, तो हिलने डुलने की ताकत नहीं थी। तो वो व्यक्ति जो वहाँ से गुजर रहा था ना, वो अपने बच्चे के साथ गुजर रहा था, तो उसने देखा कि ये शेरनी, जिसको वो हमेशा से देखता रहा है, उसके आसपास घूमती थी शेरनी जंगल में, उसके गांव के आसपास, वो व्यक्ति पहचानता था उसको। तो उसने देखा कि ये तो मर रही है शायद, तो आके बाकायदा टच किया उसने महसूस किया कि वो आदमी टच करके देख रहा है कि क्या तुम ठीक हो, या जो भी अपना प्रेम देना चाहता होगा। और अपनी बच्ची के साथ आया था। अपनी बच्ची के साथ आया था। और उसने देखा कि जा रही है तो चलो इसको विदाई दो। ये था सह अस्तित्व, है ना, दोनों एक दूसरे का सम्मान, रिस्पेक्ट करना। आज तो ये मुश्किल थोड़ा दिखता है, लेकिन पहले ये सब होता था, बहुत आसान था ये सब। मतलब जंगल की हवा सुनाई दे रही है, नदी की आवाज आ रही है, जंगल की जो शांति है, पक्षी के उड़ने की आवाज, और उसके साथ साथ वो बच्ची, जो छोटी बच्ची मैंने देखी थी। और मुझे लगता है कि जो आदमी मैंने देखा वो उसके पिता है। अच्छा। वो दोनों साथ में आए हुए हैं और मुझे देख रहे हैं और मुझे छू रहे हैं। अच्छा। दुखी भी हैं, टाइग्रेस मर रही करके उनको दुख हो रहा है। हाँ, क्योंकि उन्होंने, मतलब हमने एक दूसरे को लाइफ लॉन्ग देखा है। मतलब मैं जब से छोटी सी, सबसे वो मुझे जो पिता है वो देख रहा है, और बच्ची ने मुझे बाद में देखा। ठीक है। तो दुख भी है और खुशी भी है। ठीक है। तो अब आप जमीन पे पड़े हुए हैं, मौत आ रही है, हिल डुल मुश्किल हो रहा है, नहीं हिल पा रहे हैं। नहीं। आपको जब उन्होंने स्पर्श किया होगा तो आपके अंदर से भी कोई भय था या थैंक्स था? थैंक्स था। हाँ। और उनके टच से भी, मतलब ऐसा होता है कि जैसे हीलिंग पावर होती है ना कुछ लोगों में, तो उनका स्पर्श बहुत ही हीलिंग था, जो मेरे को, जैसे अगर मान लो हम बोलते हैं कि मरने के बाद हम वैतरणी नदी क्रॉस करते हैं, शरीर से आत्मा जब छूटती है तो कई बार तकलीफ होती भी है। तो उन दोनों के स्पर्श से मेरे को बहुत शरीर से निकलने में बहुत आसानी मिल गई। तो वो एक मीडियम है। अच्छा, शरीर छोड़ने में आसानी हुई उनके कारण। राइट, ठीक है। तो ये शेर का थोड़ा सा कहानी सुना दिया, अजीब लगे तो कोई बात नहीं। और ये कहानी छोटी सी इसीलिए बता दी कि भाई एक आदमी है जो शेर का भी जीवन देख के आई है अभी अभी। हाँ। ठीक है। फिर हम लोग इसको फिर वापस मानव जीवन में लेके गए, और जो इनके सवाल थे उससे संबंधित मनुष्य जीवन में जाएं, जहाँ पे आपके इन सवालों के जवाब हैं। कुछ थोड़ा सा, कुछ अजीब सा, अननोन फियर कह लीजिए, माने अज्ञात का भय, कोई कुछ है नहीं, पर ऐसा कोई लगता था कि कुछ थोड़ा सा डर है, कुछ अंदर कुछ है, कुछ डर जैसा लगता था। और कुछ चीज़ें और भी थी, कुछ सवाल थे इनके। तो एक सवाल ये भी था, स्पिरिचुअल हैं, हीलर हैं और स्पिरिचुअल एक्टिविटी करती हैं, लाइफ का पर्पस क्या है? कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य जानना ही चाहता है। तो एक वो बात थी कि जीवन का लक्ष्य क्या है ये पता लगाया जाए। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को आमतौर पे ये सवाल उठते हैं और फिर उसका यहीं आते हैं। जब कहीं कुछ जवाब नहीं मिलता, पता नहीं चलता, फिर आप यहीं आते हो। तो यहीं आना पड़ता है फिर, भाई क्या करें। तो ये पर्पस, लाइफ पर्पस भी देखना था इनको, है ना।
और कुछ एक दो सवाल और, ऐसा क्यों लगता है, कुछ फीलिंग्स ऐसे क्यों आती है भाई, फीलिंग चीज़ें वैसी हैं नहीं लेकिन लग रही है, वो फील अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, तो वो ऐसा क्यों है। तो वो कारण ढूंढने के लिए आई थी। तो अब जब उन्होंने देखा कि एक जीवन इन्होंने देखा, ये वियतनाम में 60s के आसपास का वार होता था, 1975 वियतनाम के वॉर जो हुआ था, हाँ। 75 के आसपास वो लगभग वो वार चला था। वियतनाम 1858 के आसपास से ही युद्धों में लगातार लगा रहा, संघर्ष में जूझता रहा, और कहें कि 1858 से लेकर 1975 तक लगातार युद्धों में वियतनाम लगा हुआ था। कुछ न कुछ संघर्ष वहाँ था। पहले 1858 में फ्रांस ने उस पर कब्जा किया हुआ था, 1945 तक ये उपनिवेश काल रहा उसका। 1880 में ऐसा बताया जाता है कि वियतनाम ने फ्रांस पर नियंत्रण कर लिया था। फिर दूसरा विश्व युद्ध का काल आया था, उसमें 1940-45 में जापान ने उस पर कब्जा किया था, वो युद्ध चलता रहा। फिर उसके बाद फिर से 1946 में युद्ध चला था। फिर वो 1955 से भी युद्ध शुरू हुआ था जो 75 तक चला, जिसको अमेरिका का वार कहते हैं। फिर लगातार एक तरह से कहें कि वियतनाम 100 साल से भी अधिक समय तक युद्ध में लगा रहा, युद्धों में जूझता रहा। तो उस समय ये पैदा हुए थे वियतनाम में, और वियतनाम में इन्होंने देखा कि एक ठीक ठाक फैमिली है, पिताजी माँ, 10 लोगों का कुनबा है, इनके बहुत सारे भाई हैं, अकेली लड़की वहाँ पे अपने आप को लड़की के रूप में देख रही है। वो जो 10 लोगों का परिवार जो एक साथ जॉइंट फैमिली रहता है वहाँ पे, वह जॉइंट फैमिली रहती है, उसमें अकेली लड़की हैं, और चाचा हैं, चाची है, माँ है, पिताजी है, चाचा के बच्चे हैं। इस तरह से इन्होंने देखा। तो ये लोग 10 लोग थे, इनका एक भाई था, तो 4 लोग तो यही लोग हो गए, और चाचा चाची 6 और 4 एक बच्चे उनके थे, भाई थे और भी। शहर के बीच में जहाँ पे लोगों के छोटे छोटे घर होते हैं, या मतलब उस टाइम पे फ्लैट्स नहीं आए थे उस जमाने में, हाँ। पर फिर भी मकान छोटे होते हैं शहर में। हाँ। पर उस शहर के बीच में मेरा बहुत बड़ा मकान है, जिसका बहुत बड़ा आंगन है, और आंगन के मतलब गार्डन है, और उसके बीच में मकान बना हुआ है। मेरे कपड़े देख के भी समझ में आ रहा है कि मैं एक अच्छी खासी रिच फैमिली से हूँ, वेल टू डू फैमिली है। परिवार में कितने लोग दिख रहे हैं आपको? 10 लोग हैं। ये सब आपके भाई बहन हैं या नाते रिश्तेदार भी हैं? नाते रिश्तेदार, मतलब जैसे जॉइंट फैमिली कैसे रहती है, हाँ। चाचा ताऊ, अच्छा, उस तरह के लोग हैं। राइट, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आपके मम्मी पापा को। आपकी मम्मी कितनी बड़ी है, पापा कितने बड़े हैं, जरा उम्र और उनका हुलिया बताइए। मुझे लग रहा है मम्मी शायद 23-24 साल की है। अच्छा। पतली सी है, खूबसूरत सी लड़की है, पीले से कपड़े पहन रखे हैं। अच्छा। लंबा सा चेहरा है, काले बाल हैं। हाँ। और बहुत मतलब जैसे होता है ना कि कोई बहुत डेलिकेट जिसको कहते हैं, या एलिगेंस होता है किसी में, बहुत खूबसूरत है, मतलब मन से भी बहुत खूबसूरत है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। राइट। और क्या पहनी है मम्मी अभी? पीले रंग का कुछ ड्रेस सा पहना हुआ है, जिसमें सफ़ेद छोटे छोटे पोल्का डॉट्स हैं। अच्छा। बेल्ट है। अच्छा। सीधे से बाल हैं, और बहुत खूबसूरत सा चेहरा है। रंग कैसा है उनका? गोरा रंग है, ठीक है। और पापा कैसे दिखते हैं आपके, उसके बारे में बताएं। पापा बिल्कुल ही ऑपोजिट मम्मी के एकदम। मतलब मम्मी जितनी खूबसूरत है, पापा उतने ही अच्छे नहीं दिखने वाले, बदसूरत भी कह सकते हैं। अच्छा। मोटा सा शरीर है, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। अच्छा। मतलब बटन भी टूटा हुआ है तो पहन रखा है। अच्छा। और खड़ूस सा चेहरा है, और मेरे ख्याल से बूढ़े भी हैं वो काफी। मम्मी आपकी 24 साल के आसपास की लग रही है आपको। पापा क्या लग रहे हैं, क्या उम्र होगी उनकी? मुझे लग रहा है मम्मी से शायद 10-15 साल बड़े होंगे वो, माने 30-35 साल, 35-40 मान लो आप। 30-40 साल के व्यक्ति हैं वो। राइट। मोटा शरीर है उनका। चेक्स वाली शर्ट पहन रखी है। अच्छा, ठीक है। एक चीज़ इन्होंने देखा कि उनमें से जो इनके भाई थे, उनमें से 1-2 भाई अभी लड़की के रूप में इनके आए हैं। इनकी बहन है ना। हाँ। अब वो लड़की हैं जो भाई थे, बाकी भाई ही हैं। तो रिलेटिव तो सारे आ गए इनके। हाँ। चाचा भी आ ही गए, चाचा और चाची दोनों आ गए हैं अभी इस बार।
चाची मौसी के रूप में आपको दिखी है। हाँ। और चाचा बड़े भाई के रूप में बड़े दिखा भाई है। के रूप। क्या ये चाचा प्रेजेंट लाइफ में कहीं किसी रूप में है? कौन है ये चाचा? मेरा अपना बड़ा भाई। बड़ा भाई है अभी? अच्छा, तो ये चाचा ने आपको वहाँ पर पाला पोसा आगे भाई के चले जाने के बाद? माने उन लोग इसी को दे के चले गए थे कि बच्चे का आप ख्याल रखना है, सर? कभी भी मम्मी पापा से मुलाकात नहीं हुई आपकी? चाची के साथ आपका रिलेशन कैसा है, कैसी दिखती है? इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, उतनी अच्छी नहीं है चाची। आपको रखने से चाची नाराज है क्या? थोड़ी सी। अच्छा, मतलब खुशी नहीं है उनको? हाँ। अच्छा, चलो चाची के चेहरे को देखो, उसकी आंखों में देखो और उसके शरीर को देखकर बताओ कौन है ये। देखो तो कुछ खड़ूस सी दिख रही है, जैसे होता है ना कि किसी के आंख में देखो तो गुस्सा दिखता है आपको। ठीक है, तो ये देखो कि ये चाची प्रेजेंट लाइफ में किस रूप में आपके आसपास मौजूद है? मौसी के रूप में। अच्छा, ये मौसी है अभी। ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज़ आप बताना, जैसे कि हम लोग कहानी जो देख रहे थे इसमें ये था कि इनके पिताजी वियतनाम वार के समय थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा होगा या जो कुछ भी किसी कारण से वो देश छोड़ के गए थे शिप में। ये भी गई थी उनको छोड़ने के लिए, अपने चाचा के साथ वहाँ पर गई थी और पिताजी लोग उस शिप में चढ़े और चले गए। पिताजी, भाई और माँ तीनों गए, इनको चाचा के पास छोड़ के गए। ठीक है, वो लोग चले गए थे और इन्होंने उनको बाय बाय किया था, गुड बाय करने गई थी। तो चाचा फिर इनकी देखरेख पूरे समय करते रहे। मम्मी पापा से कभी मुलाकात नहीं हुई? 6 साल की उम्र में मम्मी पापा आपको छोड़ के गए, तो क्या हुआ मुझे बताओ, चेक करो। वो लोग कोई दूसरे देश में जाके बस गए, आपको छोड़ दिया, आपके भाई को लेके गए या भाई को भी छोड़ दिया? भाई को भी छोड़ दिए थे? नहीं, भाई को भी लेके गए, मुझे छोड़ दिया। अच्छा, क्यों छोड़ा? मतलब मुझे ऐसा रहा कि जैसे फाइनेंशियली एक ही बच्चे को लेके जा सकते थे अपने। वियतनाम से बाहर जाना था। हाँ, मतलब इतने पैसे नहीं थे तो किसी एक बच्चे को लेके जा सकते थे, और क्योंकि भाई बड़ा था और उसकी पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देना था तो इसलिए मेरे को छोड़ के चले गए। ठीक है, तो आपको क्या चाचा लोगों ने बड़ा किया? ठीक है, पूरा लाइफ इन्होंने बाद में माँ बाप से मुलाकात की, लेकिन बहुत एक लंबा समय बीता बिना माँ बाप के इनको रहना पड़ा, क्योंकि माँ बाप दूसरे देश में शिफ्ट हो गए थे। तो एक जो समय बीता इनका बिना माँ बाप के, वो पूरे समय में चाचा ने केयर की थी, राइट? हाँ, बिल्कुल। और आपने कहा कि चाचा अभी इस समय आपके भाई हैं, बड़े भाई हैं। हाँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए क्या ये बड़ा भाई बाप की तरह देखभाल करता है? एकदम, बिल्कुल। मतलब मैं उसको यही बोलती हूँ कि वो मेरा दूसरे फादर ही है, मुझसे 7 साल बड़ा है। ऐसे ही होगा, क्योंकि वो आपका पीछे केयर किया है, पिता की तरह देखभाल की है। हाँ। तो आपके भले भाई है, लेकिन वो केयर ऐसे करेगा जैसे कि कोई पिता बच्चे की केयर करता है। हाँ। तो इस तरह का ये चाचा ने इनको पाला पोसा, फिर इसको चाचा ने भेज दिया इंडिया में पढ़ने के लिए। ये भारत आ गई, ऊटी में आके इन्होंने अपने आप को देखा कि ऊटी में रह रही है, पढ़ रही है वहाँ पे ऊटी में, और फिर इन्होंने देखा कि एक साउथ इंडियन लड़के से आपकी शादी हो गई। भारतीय लड़के से, साउथ इंडियन था, उससे उन्होंने शादी की। कहाँ पर हुआ? पहाड़ों में कोई कॉलेज है। अच्छा, ऊटी। ऊटी में है, वहाँ पढ़ाई कर रहे हो? अच्छा, मम्मी पापा नहीं आए हैं, आप अकेले आए हो? नहीं। ठीक है, मम्मी पापा आते हैं कभी मिलने आपसे? नहीं आते। चेक करें, शादी के माहौल का थोड़ा विवरण दें। शादी बहुत खूबसूरत है, मतलब एरिया है जो पुराना आश्रम मानते हैं, वहीं पर ही मेरी शादी हुई है और गुरुजी के सामने ही हुई है मेरी शादी। अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर है। उनकी कोई एक हाथी है जो वहाँ पर आया हुआ है, शायद नंदिनी ऐसा कुछ नाम है। हाँ। आसपास लोग हैं, गुरुजी आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मेरे परिवार से भी लोग आए हैं वियतनाम से। अच्छा, वो भी आए हैं, वो भी बहुत खुश हैं। अच्छा।
ये शादी हिंदू रीति रिवाज की तरह हो रही है? ठीक है, यानी लड़का भी आपका सनातनी है? राइट। और शादी करने के बाद उनका जीवन ठीक ठाक बीत रहा था, फिर इनके अंदर एक फितूर ये कि मेरे को माँ बाप को ढूंढना है। अब थोड़ा ये सेटल हो गई तो अब लगा कि अब माँ बाप को ढूंढो। हाँ। वो लोग कहीं चले गए हैं तो कहाँ गए, क्यों गए हैं? वो उनके भीतर जो आज भी इनके भीतर जो एक अजीब सा लगता था ना इनको, लोनलीनेस एक जो भाव आता था इनको, अकेला होने का भाव, वहीं पर, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक 20-25 साल माँ बाप के बिना इन्होंने गुजारे थे वहाँ पे, चाचा ने पाल के बड़ा किया था। तो जब शादी हो गई तो बच्चों को पति के पास छोड़ा और चली, इन्होंने चाचा से पूछताछ की कहाँ पे वो माँ बाप हैं, और इनको पता लगा जर्मनी में वो हैं। तो ये चली गई जर्मनी, और जर्मनी में जाके उनसे मुलाकात की और उनको जो भी अपनी भावनाएं होंगी वो उनको बताई, उनकी जो भावनाएं थी उन्होंने ली, और 2 दिन वहाँ रुकी, और 2 दिन रुकने के बाद फिर इनको अपने कुछ काम थे इधर इंडिया में कर्तव्य करना था, तो वो चूँकि फैमिली भी उनकी यहाँ थी तो ये वापस आ गई। लेकिन एक संतोष रहा कि माँ बाप से मिल ली, और जो कांटेक्ट इनका ख़त्म हो गया था वो कांटेक्ट चालू हो गया। तो माँ से कुछ टेलीफोनिक बातचीत वगैरह भी आपकी चलती रही। मतलब पहले तो मैं शौक में हूँ। अच्छा। उनको देखकर, माँ बाप को देखकर। हाँ, कितने सालों बाद देखा, और उनको नहीं पता अभी तक कि मैं उनकी बेटी हूँ। उनको लग रहा है कि कोई लड़की आई है मिलने के लिए वियतनाम से, जिसकी हाँ मतलब शक्ल मिल रही है, पर ये है कि मेरी माँ मुझे देखते ही समझ गई। मतलब फादर को अब भी नहीं आया समझ में, भाई को भी नहीं आया, माँ देखते ही समझ गई। माँ ने मुझे गले भी लगाया, और माँ ने सॉरी भी बोला मेरे को कि हमको ये करना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी, ये था वो था। पर बाप और भाई के चेहरे पे कोई गम नहीं है। हाँ। कुछ भी नहीं है। और पर ये कि मेरे अंदर बहुत इमोशंस आ नहीं रहे जितना मैं सोच कर गई थी कि मुझे ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, पर कुछ नहीं है। जैसे मान लो माँ ने मुझे गले लगाया तो अब मैं ऐसी खड़ी हुई, मतलब मैंने पीछे से ऐसे नहीं किया है, बस मैं ऐसी खड़ी हुई हूँ वहाँ पर कि क्या हुआ है। भाई और उनके साथ तो मतलब कुछ नहीं, मतलब मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा उनके लिए, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ज़ीरो फीलिंग, जैसे कोई अनजान होता है वैसे। माँ के लिए फिर भी है क्योंकि माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा, ध्यान रखा था, और ऐसा लगता है कि माँ के हाथ पैर बंधे हुए थे। मतलब वो कुछ पापा पे डिपेंडेंट थी हर चीज़ पे, पैसों को लेकर, खाने को लेकर, तो चलती भी नहीं थी उनकी। तो ना चाहते हुए भी उनको ये करना पड़ गया वो चीज़। ठीक है, चलती रही। तो इस तरह से ये इन्होंने ये वियतनामी व्यक्ति का, महिला का जीवन जिया। वियतनाम और भारत का जो कल्चर या माहौल, ये थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, कैसा फील कर रहे थे आप? मैंने कहानी तो आपकी लगभग पूरी बता दी। बिल्कुल। मुझे लगा था कि कल्चर ना बहुत सिमिलर ही है। मतलब सेम चीज़ मुझे दिख रही थी कि वही जो जॉइंट फैमिली, इंडिया में भी जो कल्चर है कि आप मतलब पहले जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, एंड क्योंकि हम सारे शायद एशियंस हैं तो बहुत सारे जो कल्चर है, खाने का कल्चर है, वो शेयर करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, दादा दादी हो गए, मतलब आप बुढ़ापे तक उनका ध्यान रख रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब सिमिलर ही थी। और मतलब ये बात एक है कि मैं गई भी थी वियतनाम घूमने के लिए, हालांकि पर मैं कुछ दिन में जाकर आ गई। और मुझे याद है कि जब मैं गई थी वहाँ पे तो आपको पहचाना लगा? बहुत जाना पहचाना है। सिमिलरली मुझे साउथ के लिए भी लगता था, मुझे लगता था अपने घर वापस आ गई। तो वहाँ पे भी गई तो लग रहा बहुत जानी पहचानी सी। मित्रों याद रखना, अगर आप कहीं गए हैं और आपको लगता है यार ये जगह बहुत पहचानी लग रही और बहुत करीब आप अगर महसूस करते तो जान लेना पीछे आप वहाँ थे। बिल्कुल, इसीलिए आपको लगता है, तो इसीलिए वियतनाम आपको खींचता रहा। आपको लगा होगा कि ये अपने पहचानी चीजें हैं, अपने लोग हैं, ऐसा लगा। बिल्कुल, मतलब मैं जाने भी नहीं वाली थी, मेरी दोस्त ने मुझे बोला, मैंने नहीं, फिर मेरे मम्मी पापा ने बोला कि जाओ तुम्हारी दोस्त जा रही है घूमने को। अच्छा। तो कोई प्लान भी नहीं था, तब भी चली गई। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि वहाँ जाना ही था। और साउथ इंडिया में कैसा लगता है आपको? साउथ इंडिया में तो मुझे घर लगता है आज भी। मुझे क्या कहते हैं, तमिल लैंग्वेज, मतलब मुझे इतनी क्लैरिटी तक आ गई है कि मैं तमिलियन थी जो केरला में रह रही थी। वहाँ का खाना, कल्चर, जैसे होता है ना कि
किसी कल्चर को अपना भाषा समझते हैं, कल्चर। अच्छा, वहाँ हिंदी भी सीख गई थी ना, ये वियतनाम से आके हिंदी सीख गई थी, मलयाली भी सीख गई थी मैं। तो इस तरह से ये देखिए कि इसने साउथ इंडिया में वो जीवन जिया। हाँ। और साउथ इंडिया आज इनको अपना घर जैसा ही महसूस होता है। कारण वही है कि पास्ट लाइफ में जब आप कहीं रहते हैं ना, तो ठीक है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि इनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की हुई, और अपने मम्मी पापा के संपर्क में तो रही, लेकिन पूरे जीवन एक अफसोस रहा। सब कुछ रहा जीवन में, अच्छा परिवार था, अच्छे लोग थे, अच्छी फैमिली थी, बढ़िया गुजारा चल रहा था, सब हो रहा था, कहीं कोई समस्या नहीं थी। वियतनाम का परिवार भी इनसे मिलने यहाँ आता था, उनके चाचा, इनके जो भाई वगैरह सब यहाँ आते थे। लेकिन सब होने के बावजूद समस्या ये थी कि इनको हर समय कुछ कम है, कुछ कम है, कुछ कमी है, कुछ छूट गया है, ऐसा एक भाव रहता था। तो आखिर में इनकी डेथ हुई 1983 में जाके। 1983 में जब डेथ हुई ना, तो इनका लास्ट थॉट यही था कि मम्मी पापा चले गए, इसको चाचा के पास छोड़ दिया, ये अकेली हो गई, और मम्मी पापा चले गए, वो कमी रह गई। ऐसा एक सोच के साथ इन्होंने शरीर छोड़ा, जबकि घर परिवार ठीक था, अच्छे पैसे वाले लोग थे, कोई कमी नहीं थी, पर वो सोच, और उसी सोच की वजह से वो जो लास्ट थॉट इनका पूरे समय चल रहा था मरने के पहले और मरने के बाद, इवन सोल रूप में भी अपने आप को देख रही है, तो महसूस कर रही है कि वो एक कमी रह गई, कुछ कमी रह गई, कुछ कमी रह गई। तो वो जो है ना, वो भाव यहाँ पर दरअसल, और वो जो अननोन फियर है ना, वहीं से आया हुआ था, वहीं से आया हुआ था। एक बच्चे को आप माँ बाप से अलग कर दो, 5 साल के बच्चे को, कैसा होगा उसके अंदर, कैसा एक डर अजीब सा बैठेगा ना उसके भीतर। वो दरअसल वही था, वही एनर्जी थी। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज के बाद वो एनर्जी छूट जाएगी, और इसको ये भी पता चल जाएगा। मम्मी तो पूरा कोशिश कर रही होगी ऐसी बताना मुझे, मम्मी क्या ऐसा नहीं लगता कि माँ जो है अभी भी है ना, तो इसलिए ऐसा नहीं लगता कि वो वहाँ का कुछ कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, ऐसा लगता है क्या? हाँ, मतलब जैसे मैंने माँ की है कि जैसे होता है ना कि इससे अच्छा मैंने वो कहीं देखा नहीं। मतलब मैं आज भी लोगों को ये बोलती हूँ कि आजकल के जो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो मेरी माँ ने अपने ज़माने में कर दिया, और आज भी वो बच्चों के प्रति उतना ही उदार है। हाँ, उदार है। और अभी भी बच्चों के, हम बोलते मम्मी बच्चे बड़े हो गए, टेंशन छोड़ दो। मम्मी को आज तक, मतलब अगर मैं बीमार पड़ गई या मेरा भाई बीमार पड़ गया, तो मम्मी इतनी मतलब परेशान हो जाती। तो आज भी मम्मी बहुत तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो मम्मी कंपनसेट कर रही है। पीछे जो आपको 5 साल में छोड़ के जाना पड़ गया उसको, क्योंकि उनकी कुछ मजबूरी रही होगी, पति का अपना बिजनेस जो भी था, उस चक्कर में उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। तो वो जो कमी थी ना, बच्चे का उस तरह से देखभाल नहीं कर पाई, उस बच्चे को उस तरह की चीजें नहीं दे पाई, वो कमी आज पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, एकदम। तो मित्रों, हम लोग ये कहानी को बहुत ज़्यादा नहीं करते, लंबा हो जाएगा। तो जितना बता सकते थे जो चीज़ें मोटे मोटे तौर पे, और भी लंबी है कहानी, बहुत लंबा है, लेकिन अपन एकदम शॉर्टकट में चले हैं, ठीक है। तो जो कर सकते थे वो बता दिया आपको। और लास्ट कमेंट इनसे ले लेते हैं, टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बोलो, ये सेशन के बारे में। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं, एक तो वो है कि 1 घंटे का, एक्चुअली 4 घंटे का समय था, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला। जिस तरीके की हमने मतलब ध्यान में जाने से पहले भी जो बातें की थी, और फिर जो ध्यान में मतलब जब पूरा गए, और मतलब जब आप पूरी तरीके से, और जैसे मुझे ये भी समझ में आया कि जब आप इस तरीके की हिप्नोथेरेपी या ऐसा कुछ करते हैं, तो जो लॉजिकल माइंड है, जो शुरू में ना बहुत चल रहा होता है कि अरे ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, तो उसमें जाते ही आपका वो लॉजिकल माइंड जो है, जब आप जैसे ही ड्रॉप कर देते हैं, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट रिसीविंग एवरीथिंग। और उस वजह से जो मैंने चीजें देखी, और जो इवन मतलब शेरवी को देखना हुआ, या अपने, तो अब एक्चुअली मैं सच बता रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही, कि अभी जो मेरी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं, जो घटनाएं घटी हैं, अ लॉट ऑफ थिंग हैज स्टार्टेड मेकिंग सेंस टू यू। मतलब मैं वो अब जो लोगों को मैंने देखा, जोड़ पा रहे हैं, उनकी पर्सनालिटीज में देख पा रही हूँ कि अच्छा ये लोगों की ऐसी पर्सनालिटी है, यहाँ से आई है। तो जैसे होता है ना कि अभी तक
ये चल रहा था कि नथिंग इज मेकिंग सेंस टू यू, ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो मेरे को, निकालो इस दुनिया से। अब सडनली एवरीथिंग स्टार्टेड मेकिंग सेंस कि ओ अच्छा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और एक और चीज आपको बता दूं, ये आज ही नहीं होगा, अगले 2-3 महीने तक आपको नए नए अनुभव आएंगे और नई नई चीजें आप कनेक्ट कर पाएंगे। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमने अभी डिस्कस नहीं की है, हाँ लेकिन आपने देख लिया है और वो आपके सेंस में है, तो आने वाले समय में आपको याद आएगा, अच्छा वो घटना, अच्छा वो घटना इसलिए, अच्छा ये है, ऐसे आपको अंदर फीलिंग आएगी। देखिए I'm sure. ये लगातार आएगा। तो मित्रों, इसकी एक खूबसूरती है कि ये आज ही नहीं, कई कई दिनों तक, और मैंने देखा कि 3-3 महीने तक लोगों को, मेरे ऊपर खुद वो 3-3 महीने तक उतरता था चीजें, जब मैंने पहली बार किया था। तो ये चीजें होती हैं। 2-3 महीने आपको रोज रोज नया ज्ञान प्राप्त होगा, कह लीजिए, या नया अनुभव, और 100% है लाइफ तो बदल जाएगी। आज के बाद वैसा नहीं हो सकते आप। ठीक है, एब्सोल्युटली। तो ओवरऑल ठीक लगा आपको? बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये चीज अच्छा लगा कि जो मैं पर्पस ढूंढ रही थी कि मेरी लाइफ का मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसे होता है ना कि मन में कहीं बहुत थोड़ा सा है पर आपको इतनी समझ नहीं है उस चीज की, या विश्वास भी नहीं कि पता नहीं क्या है। पर जिस क्लैरिटी के साथ मुझे वो मिला कि अच्छा अभी ये पर्पस है, तो जैसे ही पर्पस समझ में आया तो अब आपको क्लैरिटी मिल गई, और वो ये कि जीवन भी समझ में आने लग गए कि कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे। हाँ, और आज स्पिरिचुअल है ना। अच्छा, एक छोटी सी चीज छूट गई थी, 2 लाइन में जल्दी से कंप्लीट करते हैं। एक छोटी सी चीज छूट गई थी, ये साधक भी थी ना, साउथ इंडिया में जाके इन्होंने ध्यान साधनाएं की है, और इनके गुरु कौन थे? श्री श्री रविशंकर जी महाराज इनके गुरु थे पास्ट लाइफ में। इस जीवन में भी वही गुरु हो गए हैं। आज भी ये आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ गई हैं और उनके पास आती जाती हैं, उनके आश्रम में इनका आना जाना है। तो वो पास्ट लाइफ में इनके गुरु थे साउथ इंडिया में, राइट। तो ये स्पिरिचुअल साधक, हीलर, ये सब जो बनी है इस जीवन में, वो वहीं से आया था, राइट। बिल्कुल। तो भैया ठीक से फिर से एक बार निवेदन है, रिक्वेस्ट है, वीडियो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट जरूर करिए कैसा लग रहा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली बार किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।